दोस्तों, भारत का नॉर्थ ईस्ट अपनी खूबसूरती के लिए भारत में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी काफी मशहूर है। यहाँ की अलग रीति रिवाज और कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत का नॉर्थ ईस्ट इसका हिस्सा होकर भी देश से कुछ अलग सा रहता है। हम भारत के बाकी राज्यों के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन देश के हिस्सों के बारे में कुछ ज्यादा चर्चा नहीं की जाती। और यही वजह है कि यहाँ के विकास के नाम मात्र की चीजें ही आपको नजर आएंगी। लेकिन दोस्तों, अब ये कहानी बदल रही है। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि जंगल और पहाड़ों से घिरे इस हिस्से पर जापान काफी बढ़ चढ़कर इन्वेस्ट कर रहा है। जापान ने भारत में कुल $36 बिलियन का निवेश किया है। इसमें से अकेले नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर करीब $2 बिलियन का निवेश किया गया है। और इतना ही नहीं, अब अपने इन्वेस्टमेंट को जापान और बढ़ा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर जापान को भारत के नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या दिखा है कि उसने यहाँ पर इतना बड़ा निवेश किया है। क्यों उसे भारत के इस हिस्से में इतना इंटरेस्ट है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, समझते हैं इसकी पूरी कहानी को। दोस्तों, जापान और भारत के रिश्ते कितने गहरे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। आज जापान दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि जापान एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चरल पावर हाउस वाला देश है। इसने साल 2013 के बाद से अपने इन्वेस्टमेंट को काफी तेजी से बढ़ाया है। हाल में ही ये सामने आया है कि दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन यानी कि करीब 32 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जापान को नॉर्थ ईस्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों है? इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा इतिहास और संस्कृति के नजरिए से इनको जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जापान में शिंटो धर्म को माना जाता है। जापान में कुदरत को काफी सम्मान दिया जाता है और कुछ ऐसा ही भारत में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी जापान की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है, यानी दोनों में काफी समानताएं हैं। जापान में 40% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में ही हुआ। यहाँ 525 एडी में बुद्धिज्म को जापान में इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से जापान के लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बौद्ध स्थलों को देखने आते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर रहना भी पसंद करते हैं। धर्म के साथ साथ जापान का नॉर्थ ईस्ट के साथ व्यापारिक संबंध भी रहा है। जापान की टोयोटा, होंडा, सोनी जैसी कंपनियों ने भारत में अपनी शाखाएं स्थापित की हैं और इसी क्रम में सबसे ज्यादा योगदान है वहां के मोटर वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी का, जो भारत की कंपनी मारुति सुजुकी के साथ मिलकर उत्पादन करती है और भारत की सबसे बड़ी मोटर कार निर्माता कंपनी है। जापान ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कई प्रोजेक्ट्स को भी फाइनेंस किया है और इसमें तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाई है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली मेट्रो रेल का निर्माण। इसके साथ ही जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दौरान भी भारत के काफी अच्छे रिश्ते जापान के साथ रहे थे। तब दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। इसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में विकास के लिए इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम बनाने और नॉर्थ ईस्ट जापान का इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की घोषणा की गई थी। इसके कई कारण भी रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि नॉर्थ ईस्ट भारत का होने के बावजूद भी देश से सिर्फ 2% ही जुड़ा हुआ है। पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम को 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसमें 8वां राज्य है सिक्किम। देश का ये भाग 5 देश बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और चीन से अपनी सीमाओं को साझा करता है। इससे यह साफ पता चलता है कि किसी भी देश को इंडियन पैसिफिक में अपना आइकॉनिक और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। और यही वजह है कि जापान इस एरिया में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान को भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत डिस्क्राइब किया। एक्ट ईस्टर्न पॉलिसी का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाना और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना है। इससे नॉर्थ ईस्ट एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आया है। इससे दूसरा फायदा यह भी हुआ है कि जापान के लिए यह इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट में भी प्रॉफिट वाला रहा है। इसके अलावा चीन भी एक वजह है जिसके चलते जापान यहां विकास करने में सहयोग कर रहा है। भारत जापान संबंधों पर बात करते हुए चीनी दृष्टिकोण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल चीन 147 देशों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम चला रहा है, जो उसके बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट के तहत चलाए जा रहे हैं। चीन के इस प्रोजेक्ट में इतने सारे देशों को शामिल होना जापान को भा नहीं रहा है। सीमा पर भी चीन की मनमानी बढ़ रही है, जो भारत के लिए भी सही नहीं है। ऐसे में भारत और जापान साथ आकर चीन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जापान और चीन के बीच एक वजह और है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और वो है सेनकाकू आइलैंड। ये दोनों देशों के बीच काफी बड़ा मुद्दा रहा है। जापान के मंत्रालय का कहना है कि सेनकाकू द्वीप ऐतिहासिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जापान के क्षेत्र का एक अंतरिम हिस्सा है।
वहीं चीन का कहना है कि ये वो उसका हिस्सा है। वैसे दोस्तों, हम चीन की नीयत को पूरी तरह से जानते हैं कि कैसे वो अपनी रणनीति को दूसरे की जगह को अपना हिस्सा बनाता है, और खासकर वो जगह जो उसकी सीमा के पास हो। ऐसा ही कुछ वो कई द्वीपों के साथ कर रहा है। सेनकाकू द्वीपों पर औपचारिक रूप से वर्ष 1895 से जापान के द्वारा नियंत्रण रहा है। सितंबर 2012 में जापान के द्वारा एक निजी मालिक से विवादित द्वीपों को खरीदने पर यह तनाव शुरू हुआ। तब भारत और जापान के बीच आपसी संबंधों की वजह से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विकास को बढ़ाने के लिए इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम बनाने और यहां विकास बढ़ाने की घोषणा की गई, तो इससे चीन पूरी तरह से बौखला गया। इस तरह के इन्वेस्टमेंट को लेकर के चीन ने कहा था कि उसकी भारत की नॉर्थ ईस्ट के साथ बॉन्डिंग काफी अच्छी है। दोस्तों, चीन के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन जब भारत अपने इस नॉर्थ ईस्ट पार्ट में विकास करना चाहता है तो चीन इसका विरोध करता है। भारत ने यहाँ पर अपने कई प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाह रहा है, जैसे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाने की योजना है। तब चीन को लगा था कि भारत उसे इस तरह के प्रोजेक्ट में भागीदारी देगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि डोकलाम और गलवान घाटी जैसे विवाद होने के बाद भी भारत ने चीन पर विश्वास करना बंद कर दिया है। ऐसे में भारत ने जापान पर भरोसा किया है और यहाँ पर बनने वाले प्रोजेक्ट में भागीदार बनाया है। यही बात चीन को अखर रही है कि यहाँ से किसी तीसरे देश की दखलंदाजी पसंद नहीं की जा रही है। दोस्तों, ये थी राजनीतिक और आर्थिक पहलू जो भारत और जापान के बीच में देखे जाते हैं, और अब यहाँ कुछ ऐसे बिंदु भी जान लेते हैं जो इन सब से हटकर हैं। भारत और जापान के संबंध हमेशा से काफी मजबूत रहे हैं। जापान की संस्कृति पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी जापान की शाही सेना ने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को सहायता प्रदान की थी, और भारत के स्वतंत्रता के बाद से अब तक दोनों देशों के बीच संबंध भी मधुर रहे हैं। अब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भी यही आशा रही है कि जापान भारत का दीर्घकालीन मित्र देश बना रहे और दोनों देश एक दूसरे की सहायता से एशिया की सशक्त, वर्चस्वशाली और संप्रभु शक्तियां बनने में कामयाब रहें। इन दोनों के रिश्ते खासकर चीन को लेकर के मजबूत बने रहें, क्योंकि चीन दोनों देशों का ही दुश्मन रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भारत और जापान के संबंध जितने गहरे रहेंगे, चीन के लिए उतना ही नुकसानदायक होगा। चीन का वन बेल्ट वन रोड या वन बेल्ट रोड प्रोजेक्ट, जिसे भारत और जापान दोनों ही देश चीन की दूरगामी सामरिक और आर्थिक रणनीति के बारे में सशंकित करते हैं। दोनों ही देश चीन के साथ अपने सीमा विवाद को लेकर उलझे हुए हैं और चीनी दुस्साहस से भी खासे परेशान हैं। ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते जितने गहरे होंगे, उतना चीन के लिए नुकसानदायक होगा। दोस्तों, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एशिया प्रशांत क्षेत्र में मौजूदा देशों के बीच सहभागिता को बढ़ावा देने के मकसद से लाई गई थी, और इस नीति ने पूर्व की सरकारों की ओर से लुक ईस्टल की नीति को एक कदम आगे बढ़ाया था। इस नीति को जब शुरू किया गया तो इसके एक आर्थिक पहल के तौर पर भी इसको देखा गया, लेकिन अब इस नीति ने एक राजनीतिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक अहमियत भी हासिल की है, जिसके तहत देशों के बीच बातचीत और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए एक तंत्र की शुरुआत भी कर दी गई है। भारत ने इस नीति के तहत इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रिया, सिंगापुर और आसियान देशों के साथ एशियाई प्रशांत क्षेत्र में मौजूद देशों के साथ संपर्क बढ़ाया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार की पूर्व की देखो नीति ने भारत को जापान के साथ मधुर और पहले से बेहतर संबंध बनाने की ओर प्रेरित किया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने इसे और अधिक बल दिया है।